आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम के जो पुराने साल में पूछे गए जो क्वेश्चंस की सीरीज है उसके अगले एक और सेशन में है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ है वो कहता है कि जो छोटा बच्चा है अगर उसका वजन 3 से 3.5 किलो तक हो जाता है और उसकी हाइट 48 से 50 सेंटीमीटर तक हो जाए तो वो किस उम्र में होगा, वो पूछा गया है। देखिए नॉर्मल सी चीज है, हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसमें ये बताया जाता है कि लेस देन 2.5 यानी कि 2.5 किलो से कम होने पे बच्चे को हम लोग एक अपर्याप्त मात्रा में उसका वजन मानते हैं, यानी कि लो वेट बर्थ ऑफ बेबी बोलते हैं। तो इससे ऊपर ही तो है, इसका मतलब एक सही समय पे जो डिलीवरी है, सही समय पे एक बेबी जो डिलीवर हुआ है उसका वजन इससे ज्यादा ही होगा। सोचने वाली बात है, इससे ज्यादा ही होगा। और 2.5 से ज्यादा क्या होगा, वो होगा 3 किलो। सीधी सी चीज है, 3 किलो ही तो होगा। यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा ही गया है 3 किलो से शुरुआत। तो ऐसे आप इस चीज को समझ सकते हो कि 1 महीना, यानी कि जब बच्चा न्यू बोर्न होगा ही ना, और आप कहते हो कि हाँ आपका बच्चा सही समय पे पैदा हुआ है, 9 महीने 7 दिन, इतने समय पे एक बच्चा पैदा ही हुआ है, तो वो बच्चा 0 डे से लेके 1 मंथ तक के टाइम को हम काउंट कर रहे हैं कि बच्चे का वजन 3 किलो भी अगर बर्थ के समय पे है तो आगे 3 से 3.5 किलो तक हो जाएगा। और अब अगर इसका वजन इतना है तो उसकी हाइट भी इतनी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर फर्स्ट मंथ माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्रोप्रिएट एज, बिल्कुल उपयुक्त आयु। किसकी उपयुक्त आयु? जब बावल और ब्लेडर की ट्रेनिंग दी जाए। एक छोटा सा बच्चा है जिसे पेशाब करना एक प्रशिक्षण के रूप में दिया जा रहा है कि हाँ अब बच्चे को आप सिखाना चाहते हो। भाई बच्चे को आप कैसे सिखाना चाहते हो, तो आपको तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम आप सोच के देखिए, क्या वो 6 महीने के बीच का टाइम होता है? कभी नहीं होता। क्या वो 1 से 1.5 साल तक का टाइम होता है? बिल्कुल नहीं होता। इवन 2 साल तक भी नहीं होता। आपने देखा है 1 से 1.5 साल, ये जो 1.5 साल का जो टाइम है ना, इससे 2 साल का टाइम है। हमने पिछली क्लास में एक चीज पढ़ी थी, वो था एंटीरियर फोन्टिनल के बारे में, है ना। एंटीरियर फोन्टिनल, जो आगे की ओर जो फोन्टिनल है वो इतना समय लेता ही है। तो जब 2 साल तक का समय है तो उसके बाद ही प्रक्रियाएं शुरू होंगी पूरी तरीके से, और बेबी धीरे 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 मेच्योर होने लगता है। तो उसके लिए 2 से 3 साल तक का समय बिल्कुल सही होगा कि हम 2 साल हो जाने के बाद ही बच्चे को ये सब चीजें सिखा पाते हैं और बच्चा भी उससे अच्छे से सीख पाता है। किस एज में किस एज में शेम और डाउट डेवलप होता है एक बच्चे? प्रेडिक्शन की थ्योरी बोलती है इस चीज के लिए कब होगा। तो बच्चे का, अभी हमने देखा कि बच्चा अगर 2 साल तक का है ना, तो इसमें उससे और ऊपर होगा। कब बच्चा शर्म करना सीख रहा है, डाउट सीख रहा है? कब आप बच्चे को स्कूल में भेजते हो? जिस समय आप बच्चे को स्कूल में भेजते हो उस समय वो डाउट समझने लगता है। यानी कि आप सोच के देखिए, 3 साल का बच्चा आप स्कूल भेज रहे हो जो कि आपका प्री नर्सरी में जाएगा। जब आप प्री नर्सरी में जाओगा तो वो डाउट नहीं पूछ रहा है, जो आप उसे सिखा रहे हो वो उसको सीख रहा है। डाउट जब आता है जब वो खुद उसकी कैलकुलेशन करने लगता है। तो 3 साल से आगे बढ़ने के बाद अप्रोक्सीमेट हम डाउट के लिए 6 से 12 साल को पकड़ेंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ बच्चा अब खुद पढ़ने लगा है और वो डाउट सीखने लगा है। तो 6 साल तक आता आता बच्चा लगभग लगभग फर्स्ट ऑफ द क्लास के अंतर्गत पहुंच जाता है। ऐसे समय में आता आता बच्चा से पहुंच जाएगा और आप बच्चों को अच्छे से बता पाओगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस उम्र में बच्चे के अंदर इकोसेंट्रिसिटी का विकास होता है?
किस समय पे? आत्म केंद्रता। आत्म केंद्रता यानी कि वो कैसे एक सेंट्रल, कि हाँ मैं भी कुछ हूं, यानी कि वो अपने आप को समझता है। आप इसका मतलब समझिए। पहले जब एक बेबी है, मान के चलते जब एक बेबी है और वो किसी चीज को देख रहा है, तो वो उसे कैसे देखता है? पेड़ की तरह। क्योंकि पेड़ क्या कर रहा है? हिल रहा है। पेड़ हिलता है। तो जब पेड़ हिलता है, वो हिलते हुए पेड़ को देख के करता क्या है कि वो चीजों को ये समझ पाता है कि हाँ यार, कि पेड़ अगर हिल रहा है तो पेड़ क्या होगा, ये कोई व्यक्ति उससे बात भी करेगा ना तो भी वो पेड़ हिलने जैसे ही बात होगी। तो इससे ऊपर जाके, यानी कि आप करीबन करीबन 1 से 3 साल तक का बच्चा क्या होगा, अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहेवियरल डिटर्मिनेशन ऑफ द हेल्थ, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने बिहेवियर में बदलाव लाएगा, व्यवहार में बदलाव। कौन सा ऐसा कारक है, कौन सा ऐसा निर्धारक होगा जो क्या करने वाला है, वो लोगों के व्यवहार को बदलेगा। देखिए, व्यवहार को बदलता क्या है? अनुवांशिकता व्यवहार को बदलती है, शिक्षा व्यवहार को बदलती है, वायु प्रदूषण व्यवहार को बदलता है। लेकिन यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं, किसी का व्यवहार किसको प्रभाव कर रहा है? स्वास्थ्य को। आप समझ पा रहे हो? ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। पहले व्यक्ति का व्यवहार ऐसा बदलाव लेके आए कि उसका प्रभाव स्वास्थ्य, दूसरे के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अब दूसरे के स्वास्थ्य को प्रभावित कैसे करेगा? भाई, अनुवांशिकता एक व्यक्ति में बदलाव लाती है तो वो दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी। शिक्षा लोगों को बढ़ा सकती है। एयर पोल्यूशन आपको मदद करेगा कि आप पोल्यूशन से दूर भगेंगे, कि ठीक है मुझे पोल्यूशन से दूर होना है, ये तो आपके लिए है ना। लेकिन एक स्मोकिंग ऐसी चीज है, स्मोकिंग व्यक्ति करता खुद है ना। स्मोकिंग व्यक्ति करता खुद है, लेकिन उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। समझ पा रहे? स्मोकिंग करेगा व्यक्ति नंबर 1 और प्रभाव पड़ेगा सेकंड पर। और पूछा क्या गया है? स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना चाहिए किसी के व्यवहार से। तो व्यवहार इंसान धूम्रपान से बदलेगा और फिर उसका प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन सा पक्ष है जो स्वास्थ्य निर्धारक होता है? कौन सा? स्वास्थ्य सेवा वितरण। स्वास्थ्य सेवा वितरण का मतलब होता है कि स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को देना, यानी कि हेल्थ केयर डिलीवरी। समझ पर? स्वास्थ्य की ऐसी कौन सी प्रणाली है जो वितरित कर रही है स्वास्थ्य को और वो उसको प्रभाव करेगी? कमजोर कानून व्यवस्था? बिल्कुल नहीं। अगर कानून व्यवस्था कमजोर होगी तो ये एक निर्धारक नहीं बन सकते किसी तरीके से कि वो आपकी सेवाओं को दिक्कत पैदा करे या आपके स्वास्थ्य पर पूरी तरीके से प्रभाव करे। यातायात नहीं, निरक्षर निरक्षरता इलिटरेसी बिल्कुल नहीं। देखिए, आप इसे ऐसे समझ के देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य है फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग। यही तो है। इंसान शरीर से, दिमाग से, सोच विचार से, क्रियाओं से क्या होना चाहिए? पूरी तरीके से ठीक हो, तभी तो उसे स्वास्थ्य कहेंगे। इसे देखे क्या है, यह है प्राइमरी हेल्थ केयर। आपको पता है ना प्राइमरी हेल्थ केयर, इसके लिए बिल्कुल सही आंसर लगेगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या करती है, ये इससे पहले कि कोई व्यक्ति बीमार हो, उससे पहले ही ये क्या करेगी? प्रिवेंशन करेगी। उससे पहले ही ये स्वास्थ्य को क्या करेगी? प्रभाव करेगी कि हमें स्वास्थ्य को क्या करना चाहिए? ठीक से कर देना चाहिए, हमें स्वास्थ्य को मेंटेन करना चाहिए।
अब देखिए गैर संक्रमिक रोग कौन से होंगे, गैर संक्रमिक। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं, ये इंग्लिश में क्या कहता है। देखिए इसका इंग्लिश में क्या कहता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। समझ पा रहे हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेट, एक दूसरा, ये दो लोग हैं, इनको जोड़ेंगे, एक बीमारी दूसरे में जाएगी, ये होगा कम्युनिकेट। और एक और दो, ये नहीं जाने वाली है, इसे बोलेंगे नॉन कम्युनिकेट। ठीक है। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी छुओगे तो दूसरे पे जाएगी, तो ये तो होगा नहीं। कैंसर, क्षय रोग, हैजा, भाई साहब कैसे चीजें चल सकती है। क्या एक ट्यूमर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। हैजा किसी से होता है, टीबी, बिल्कुल आसानी से टीबी एक से दूसरे पे जाती है, भाई टीबी चली जाएगी। हम पूछ रहे हैं गैर संक्रमिक, जो एक व्यक्ति से दूसरे पे न जाए, हम ऐसी बीमारी देख रहे हैं। कुष्ठ रोग, शरीर की स्किन को छुओगे तो वो चला जाएगा, कैंसर को छुओगे वो चला जाएगा, दूसरे पे जा सकता है, यानी कि छूना ही नहीं है, किसी और तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाए। और क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस भी चला जाएगा। भाई अगर किसी को टीबी हो गया, वो खांसेगा तो दूसरे को हो सकती है, लेकिन कोलेरा हैजा एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं जाने वाला है। अब देखिए सोचने वाली बात है, कितनी पीएससीज हैं जो सीएचसी के अंदर आएंगी। सीएचसी की आप बात करोगे, 1,20,000 की जनसंख्या होती है, 1,00,000 से 20,000। लेकिन जो पीएचसी होती है वो 20,000 से लेके 30,000 तक होती है, और 5,000 से 6,000 तक हमारे इसको कवर कर देती है। तो कितना हो गया, 6 पंजे 30, तो 5 के हिसाब से भी करोगे, 5 चौक 20 और 6, तो लगभग 4 से 6 का रेशियो आएगा। 4 से 6 तो पीएससी आएंगी आएंगी, लेकिन इसमें पूछा है सीएससी के अंदर कितनी पीएससी आएंगी, तो 20,000 और 30,000। देखिए इसमें ऐसा तो लिखा नहीं है कि मैदानी है या पहाड़ी है। अगर आप मैदानी की बात करोगे तो 30,000, और एक 20 को भाग करोगे तो आएगी 4, तो मैदानी करोगे तो 4 आएगा। और 20,000, अगर 20 से 120 को काट करोगे तो ये कितना आएगा, 2 छिक्का 12, यानी कि 6, यानी कि ये, तो ये तो हो जाएगी मैदानी में, ये हो जाएगी पहाड़ी में। और अगर पूछा कुछ नहीं गया है तो आप मैदानी ही लेंगे, तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन भी समझना पड़ेगा। ये है 5M, 5M, याद रखना 5M ग्रोथ से संबंधित है, पॉपुलेशन ऑफ द ग्रोथ, पॉपुलेशन ऑफ द ग्रोथ से संबंधित है। ग्रोथ करो, मूवमेंट, ये तो यही कट जाता है। मैटरनिटी, 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 यानी कि माँ, एक माँ जरूरी होती है, मदर। मैरिज, और देखो यहाँ पे तो और कहीं नहीं है, ये रीमैरिज, ये माइल है, ये भी कट गया, तो यहाँ पे ये चीज आ गई। अब इस तरह से आप चीजें समझ सकते हैं। अब क्या रह गया, मोर्टेलिटी, मोबिलिटी, माइग्रेशन। आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसे आप इसको कट करके कर सकते हैं। तो मैटरनिटी माँ, मैरिज यानी कि शादी, यानी इसका चलना, इसका मर जाना, और इसका ट्रांसफर हो जाना। ठीक है ना। दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस बैठ रहा है। इस सीक्वेंस में पहले मैटरनिटी, मैरिज, मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी और माइग्रेशन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये हमारा कट जाएगा क्योंकि इसके अंदर मेंटेलिटी है, ये कट जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, CHO,
याद रखना, सीएचओ कहाँ काम करती है? सीएचओ काम करती है हेल्थ वेलनेस सेंटर पे। इसका दूसरा नाम भी कुछ है। इसका नाम क्या है आजकल, क्या रहा है? आरोग्य मंदिर। आरोग्य मंदिर, यहाँ पे काम करती है सीएचओ अधिकारी। कितनी पॉपुलेशन है जो पीएससी पे कवर करती है? मैंने आपको बताया था 20 से 30 हजार तक। कहाँ है इसमें? 20 तो है नहीं, 30 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको ऑप्शन पता होंगे ना, फटाफट आप आंसर लगा देंगे। गर्भवती महिला घर की पहली यात्रा दौरान, भाई साहब, एक घर की विजिट करोगे आप, उसमें प्रेग्नेंट लेडी है। एक एएनएम घर की विजिट कर रही है जिसके अंदर प्रेग्नेंट लेडी है। अब बताइए आप क्या करेंगे? ममता क्लिनिक, हीमोग्लोबिन, एंटीबायोटिक, अस्पताल। भाई पहली बार आप विजिट करने से अस्पताल भेज देंगे या ममता क्लिनिक चलाएं? ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आप सबसे पहले कहेंगे भाई अस्पताल जाओ, अस्पताल जाके पंजीकरण कराओ, फिर बाकी के चीज चलेंगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही रात बैठता है। पहली विजिट में आप सिर्फ जाते हो, एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर हमें क्या करना है? प्रेग्नेंट लेडी का रजिस्ट्रेशन करवा देना है। घर से भी हो जाता है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय सबको पता है, नई दिल्ली होगा। यूनिसेफ, गोभी, क्योंकि यूनिसेफ फॉर चाइल्ड, यूनिसेफ बच्चों के लिए होता है, क्योंकि ये ग्रोथ, ठीक है ना, ये बच्चे की ग्रोथ के लिए पूरा का पूरा चेक करता है, बच्चे का ग्रोथ। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पीपल्स के एजुकेशन में काम करती है? कौन सी? देखिए यूनिसेफ बच्चों के लिए है, लेकिन काम यूनेस्को करती है। यूनेस्को बेबी की एजुकेशन पे काम करती है। ठीक है। ये सिर्फ बच्चों के लिए काम तो करेगी पर एजुकेशन पे काम नहीं करती। इसका काम है इम्यूनाइजेशन, बाकी सब अलग है। तो ऑप्शन सी इज द राइट। एएनएम की क्या जिम्मेदारी है? अगर आप प्राइम परिवार नियोजन की बात करोगे, परिवार नियोजन दो होते हैं, या तो टेम्परेरी या परमानेंट। अब देखिए, गेट इंफॉर्मेशन ऑफ द एलिजिबल कपल। भाई अगर आपको ये पता हो कि जोड़े कितने हैं, तभी तो आप कह सकते हो कि आप टेम्परेरी में है या परमानेंट में। तो सोच के देखो, अगर कोई युगम जोड़े आपको पता चल जाए कि 10 लोगों की शादी हुई है, तभी तो आप इन लोगों को पकड़ के कह सकते हो भाई तुम्हारी शादी हुई है। अब तुम्हें क्या करना है? ध्यान देना है परिवार नियोजन पे। कोर्स परसों माँ को गर्भवती गोली, भाई ये तो आप दे ही रहे हो। बाध्यता से की जांच, जल सुरक्षा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ऑप्शन ए, युगम जोड़ों की जानकारी प्राप्त करें। एनम के द्वारा कौन से रजिस्टर को स्वच्छ रखना है? स्वच्छ गलत आया है, मेंटेन करना है। ठीक है, कौन सा मेंटेन है? भाई देखो सीधी सी बात, माँ और उसका बच्चा, इनको टारगेट करती है एनम। माँ और बच्चा कहाँ मिलेगा? यहाँ तो मिलेगा नहीं, यहाँ भी नहीं मिलेगा। जनगणना काम नहीं है, जनगणना का काम होता है आशा आंगनवाड़ी। आशा आंगनवाड़ी, इनका काम है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। एनम के लिए नीति संहिता क्या है? नीति संहिता, नीति कैसे काम करना है, ये होता है नीति, कैसे काम करना है। आप एक बार मेरे कहने से यूपी ट्रिपल एससी का ना सिलेबस देखो। 38 टॉपिक होते हैं उसके अंदर, 38 टॉपिक। ठीक है, 38 टॉपिक। और 38 टॉपिक में से एक टॉपिक ये है। आप
इस बात पर विश्वास कीजिए कि जो पेपर पुराना पूछा गया है वो सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सिलेबस को पूरा पढ़ लें, किताब नहीं, सिलेबस के अनुसार पढ़ लें, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको क्या करेंगे, सिलेबस के अनुसार तैयारी करा रहे हैं। गिव ड्रग इंडिपेंडेंस, नहीं, ये कुछ बनता नहीं। रोगी की गोपनीयता, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। एनम को बोला जाता है कि आप रोगी की गोपनीयता बनाएं। स्वास्थ्य सीन की देखभाल, या देखभाल के लिए निर्णय कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रोगी की इच्छा के बिना निर्णय लेना, ना 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 ना, ये भी नहीं है। देखिए, एक एक हमेशा एक है, नीति में सिखाया जाता है डू और डोंट। एक एनम को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो नीति संहिता बताती है। तो नीति संहिता का मतलब है कि आप पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटीज बना के रखेंगे, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगी के उपचार के दौरान एनम को काउंसलर के रूप में कहा गया। देखा, काउंसलर आ गया, ये भी एक टॉपिक है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये भी एक टॉपिक है। काउंसलर का मतलब होता है काउंसिल करना, पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर। काउंसलर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काम करता है। रोगी के लिए निर्णय ले नहीं, अगर ये काउंसलर है तो ये निर्णय क्यों लेगा, इसे निर्णय लेना ही नहीं। उपचार के रोगों पर चर्चा करना, भाई क्यों चर्चा करनी है। उचित उपचार के बारे में सलाह देना, देखिए आगे ना सलाह देना, यहाँ आगे ना एडवाइस। काउंसलर हमेशा एडवाइस देता है, ऑप्शन सी। काउंसलर हमेशा एडवाइस देता है, सलाह देता है कि आपको क्या करना चाहिए, और ये हम सब नीति में पढ़ते हैं। ठीक है। रोल ऑफ द काउंसलर, सलाह, सलाह दे रहे हैं। जोखिम की पहचान करवाओगे, निर्णय में सहायता करोगे, भावनात्मक समर्थन दोगे, ये तीनों ही आप करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। काउंसलर सलाह देता है। जोखिम को पहचानना चाहते हो तो आपको सलाह दे देंगे, भाई आप ऐसे पहचानो। भावनात्मक समर्पण कोई समझ नहीं पा रहा, हम उसको सलाह देंगे, भाई आप अपने भाव को पहचानो। किसी की सहायता करेंगे निर्णय लेने में, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एनम के पोषण सीखने का क्या महत्व है। आखिर एनम पोषण के बारे में क्यों सीखना चाहती है, क्यों सीखना चाहती है। दवाओं को बदल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जंक फूड की सूची बनाना चाहते हो आप, नहीं। परचून की दुकान खोलनी है, बिल्कुल नहीं। जंक फूड को समझना है, 1% को कह सकते हैं डाउटफुल है। लेकिन पोषण और स्वास्थ्य के बीच में संबंध, ये बिल्कुल सही है, तो ये भी कट जाएगा। प्रायोरिटीज में, प्राथमिकता में ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, जो कि पोषण और स्वास्थ्य के बीच में क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। अब देखिए, ध्यान रखने योग्य बात है, एएनएम, एएनएम का रोल क्या है। अगर आप एएनएम का रोल जानना चाहते हैं तो ये काउंसलर है, और ये हमें क्या कर रही है, एजुकेट भी कर रही है। भाई अगर ये काउंसलर है तो ये काउंसलर के ही तो काम है। एएनएम एक काउंसलर है। हमेशा एक्टिव काम के लिए, क्वेश्चंस के लिए आप काउंसलर की तरह से सोचना पड़ेगा। अमीनो एसिड शरीर खुद बनाता है, चलिए इसको हम पूरा कर देते हैं कि हाँ, शरीर अमीनो एसिड खुद बनाता है, भोजन की लेने की जरूरत नहीं होती, उसे क्या कहते हैं। ये तो बन रहा है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अगर खुद ही बना रहा है तो लेने की जरूरत ही क्या है, खुद बना रहा है, लेने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हम उसे असेंशियल बोलेंगे, नॉन असेंशियल। तो देखो, नीचे वाले तो दो कट जाएंगे, गैर आवश्यक। जब जरूरत ही नहीं है तो आवश्यकता की मतलब ही खत्म हो जाती है। जरूरत नहीं तो आवश्यकता भी नहीं, ये हमारे हो जाएंगे नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल, गैर आवश्यक, यानी कि जरूरत नहीं। आवश्यक पोषक तत्वों की अधिकता या कमी से, अब देखिए यहाँ पे दो चीज आई हैं, ये चीज बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है। ठीक, ड्यू टू एक्सेसिव, और ये आवश्यक पोषक तत्वों की विकृति। विकृति को पूछे जाएंगे क्या आगे, पैथोलॉजिकल स्टेट। पैथोलॉजिकल स्टेट का मतलब होता है बीमारी।
पैथोलॉजी बीमारी दर्शाती है। इनमें से ऐसा क्या चीज है, घटे बढ़े कुछ भी हो पर बीमारी आ जाएगी। अल्प पोषण, अति पोषण, असंतुलित पोषण, विटामिन। आप इंग्लिश में याद कर लीजिए, इनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन। इनबैलेंस, ऑप्शन सी। इनबैलेंस का मतलब है कि आपको मान के चलते हैं कि 200 किलो कैलोरी खाना है, एज ए एग्जाम्पल, तो ये खाना है। अगर आप इतनी नहीं खा रहे हो तो वो असंतुलित होगा। ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग सबको पता है, हमेशा प्रोटीन। प्रोटीन आपके शरीर को बनाती है, फैट नहीं बनाता, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता। ये तो ऊर्जा देते हैं, ये तो ऊर्जा देने वाले हैं, इनका लास्ट काम है ऊर्जा देना। प्रोटीन आपके शरीर को बिल्डअप करती है। व्हाट डज द प्रोटेक्टिव फूड फॉर योर बॉडी, आपके शरीर के लिए कौन से रक्षात्मक। देखिए, जब रक्षा करने की बात आएगी तो हमेशा प्रतिरोधक क्षमता आएगी। रक्षा, फाइट, फाइट करेगा अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो वो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जो भोजन रक्षात्मक है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। सीधा सा फंडा है, ये आपको समझ में आना है। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक सलाह देता हूँ। एक सलाह, एक सलाह, आप जब भी एनम का कोई भी क्वेश्चंस को डील करेंगे, आपको समझना है कि आप एक सलाहकार हैं। आप खुद एक सलाहकार हैं जिसके कुछ जिम्मेदारी है, जिसको कुछ करने के लिए कहा है। बस, आप सलाहकार हैं, आपकी जिम्मेदारी और आपको करने के लिए कहा है। इस मुद्दे पर आप ध्यान दें, आपके आंसर ऑटोमेटिक सही होते चले जाएं। ठीक है। तो अब तक की हम लोगों ने 4 क्लास लिया है और 4 में हम लोगों ने क्या देखा है कि हम पूरे 100 MCQs को कंप्लीट कर चुके हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। अगर आप यहाँ से निकालते हैं और अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपकी समझने की क्षमता बढ़ेगी और आप आंसर निकाल पाए। आगे को ऐसी और क्लासेस आपके लिए आएंगी। जब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी करें।